कोई भी रिएक्शन राइट साइड में प्रोसीड क्यों होगा? कोई भी रिएक्शन राइट साइड में प्रोसीड क्यों होगा? कोई भी रिएक्शन राइट साइड में क्यों जाएगा? मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि यदि किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निगेटिव होता है, मतलब अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तभी वो रिएक्शन राइट साइड में जाएगी, लेकिन सॉरी डेल्टा जी। और यदि किसी का रिएक्शन का डेल्टा जी 0 है तो वो इक्विलिब्रियम पे जाएगा। हमने इक्विलिब्रियम की खास बात ये लिखी थी। और किसी का डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब वो राइट डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जाए। कैसे पता करेंगे सर? ये रिएक्शन है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसमें डेल्टा जी जो वाई एक्सिस पे होता है, इसमें टेम्परेचर जो एक्स एक्सिस पे होता है, इन्हीं के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया गया है उसी को अलिंगन डायग्राम कहते हैं। अलिंगन डायग्राम जो प्लॉट किया गया है वो डेल्टा जी और टेम्परेचर के बीच में होता है। मैंने आपको सब बता दिया था सबका ग्राफ कैसे होगा। हमने आपको बताया था कुछ कुल मिला के आप डेल्टा एस फाइंड कर लो। डेल्टा एस पॉजिटिव आ सकता है, निगेटिव आ सकता है और 0 आ सकता है। इससे आप कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। अगर नेगेटिव स्लोप होगा तो आपको ग्राफ ऐसे प्लॉट करना है, अगर पॉजिटिव स्लोप होगा तो ऐसे प्लॉट करना है, अगर 0 होगा तो आपको ग्राफ ऐसे प्लॉट करना है। मैंने आपको बोला था कि एक मूवी है सलमान खान की जो है गर्म, जब वो किसी विलन को मारने जाता है तो देखना कौन सा एक्शन करता है। ऐसे करता है सबसे पहले, ऐसे सबसे पहले ऐसे करता है, ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे करता है, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे 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 गर्म मूवी ऐसे लिखा जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो ये रहा डेल्टा जी और ये रहा टेम्परेचर और ये रहा आपका अलिंगन डायग्राम। ये इस पे यहाँ पे गर्म लिखा जाता है मूवी में। अगर किसी ने देखा होगा तो उसको याद होगा कि गर्म मूवी में ऐसे एक्शन करता, पहले ऐसे करता ये वाला, फिर ऐसे करता और फिर यहाँ पे बीच में ऐसे गर्म मूवी ऐसे लिखा आता। तो डायरेक्ट अपने काम पे चलते हैं। मैंने ये सब प्लॉट आपको बता दिए थे, सब आपको सिखा दिए थे। तो आज के जैमिन मेट्रोलॉजी जो पढ़ाता हूँ समझ में आता है? जैमिन जो मैंने मेट्रोलॉजी पढ़ा समझ में आया? ओके ठीक। ये ग्राफ में बता चुका हूँ, इसमें दोबारा रिवाइज नहीं करूंगा। धवल आपको समझ में आता है मेट्रोलॉजी? ठीक है। ओके ठीक। इसके बाद ये भी ग्राफ में बता चुका हूँ, ये भी रिवाइज नहीं करूंगा। ये भी ग्राफ बता चुका हूँ, ये भी ग्राफ बता चुका हूँ। और मैंने बोला था सलमान खान की ये मूवी ऐसे, ये भी बता चुका हूँ। जब तीनों ग्राफ को एक बार फिर देख लेते हैं। जब सलमान खान ऐसे करेगा ना सबसे पहले, तो यह कार्बन सॉलिड से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने का तरीका, ये ग्राफ ऐसे होगा। वैसे तो हम प्लॉट करना जानते हैं लेकिन फिर भी ऐसे ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले सलमान खान ऐसे करता है तो मुझे केवल एक ही ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हाफ O2 लिया मैंने, ठीक है। और फिर जब सलमान खान ऐसे करता है ना तो ये CO2 बनाने का तरीका। तो याद रखिएगा सब, इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और इस तरीके से CO2 बनाएगा। दो ही चीज तो बन रहा है, दो ही चीज बन रहा है। देखो साहब क्या बन रहा है, एक आपका बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और एक बन रहा है CO2। दो ही चीज तो बन रहा, तीसरा कुछ नहीं है। हाँ, जब ऐसे शुरुआत करेगा तब तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, मुझे केवल और केवल आपका एक ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए मैंने हाफ लिया, सही है। अब जरा दूसरा वाला प्रोसेस देखो, दूसरे में भी मैंने हाफ लिया लेकिन मुझे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हाफ ऑक्सीजन मतलब एक ऑक्सीजन से CO2 बनेगा। दो प्रोसेस हो गए। देखो जरा, ये ग्राफ क्या है, कार्बन सॉलिड को कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज करना। अब ये ग्राफ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में चेंज करना, सही है। और ये जो बीच में जो गर्म मूवी लिख के आता है, ये क्या है, किसी भी कार्बन सॉलिड को डायरेक्ट CO2 में चेंज, ठीक है ना। तीनों अंतर है, ध्यान देख लीजिए। ये कार्बन सॉलिड है और इसको CO2 में चेंज कर रहा है। ये CO2 अलग है साहब, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में चेंज कर रहा है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा ध्यान सुनिए। सिंपल ये है, तो कोई भी कार्बन सॉलिड और उसको डायरेक्ट CO2 में चेंज करना तो सीधी लाइन। क्यों? ये सीधी लाइन क्यों है नीरव, ये सीधी लाइन क्यों है? वो से इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है। क्योंकि सर इसके लिए डेल्टा 0 है जी 0। हाँ, तो y बराबर केवल एक कांस्टेंट लाइन आएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ एक बार फिर सुन लीजिए। ये वाला ग्राफ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ये ग्राफ आपका CO2 का है। CO2 मतलब CO से, और ये सीधे कार्बन को CO2 में चेंज करने में होता है। अब अलिंगन डायग्राम की पहली लाइन, फर्स्ट पॉइंट जरा सब लोग सुनिएगा। अलिंगन डायग्राम की तीन बातें जाननी है।
पहली पॉइंट हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आलिंगन डायग्राम से हमें क्या क्या बातें सीखने को मिलेगा। ध्यान सुनिए, आलिंगन डायग्राम में जो भी लाइन नीचे की तरफ है, जैसे सुन लो, जैसे ये आलिंगन डायग्राम है, ये रहा डेल्टा जी और ये रहा टी। तो सलमान खान पहले ऐसे करेगा, ऐसे, फिर ऐसे करेगा, फिर यहाँ पे ऐसे कर मूवी लिख के आएगा। सही है। ये कैसा आप जरा बताना, ये है कार्बन सॉलिड में हाफ O2 की रिएक्शन कराएंगे तो ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंजिंग का प्रोसेस। सही है। लेकिन ये आपका CO में हाफ O2 देंगे तो ये आपका ये CO2 बनाने का तरीका है, और यहाँ पे डायरेक्ट कार्बन सॉलिड को O2 दे दीजिए, ये डायरेक्ट CO2 बन जाता है। क्या सुनिए, पहला पॉइंट ये कहता है, जैसे ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ को जरा ध्यान देखो, इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इस ग्राफ के नीचे जितने भी ग्राफ है, ये ग्राफ और ये ग्राफ, सही है। जैसे ये CO का ग्राफ है ना, CO2 बनाने का, इस ग्राफ के नीचे कौन से ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है और ये वाला ग्राफ है। इसका मतलब इस लाइन के लिए, इस ग्राफ के लिए, इस मेटल ऑक्साइड के लिए ये नीचे दोनों ही बहुत अच्छे आपके रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। सुनो एक बार फिर सुन लो, आलिंगन डायग्राम ये कहता है ना कि जैसे मान लो कोई ग्राफ ये है, मान लो इस ग्राफ, मान लो ये कोई किसी मेटल ऑक्साइड का ग्राफ है, तो इस मेटल ऑक्साइड के ग्राफ के लिए मुझे एक बात बताओ, आलिंगन डायग्राम का यूज क्या है, पहले बता देते हैं। पहले आलिंगन डायग्राम का काम क्या है, पहले मुझे साइड में लिख देते हैं। आलिंगन डायग्राम का काम ये है कि सर हमारे पास कोई मेटल ऑक्साइड है, ध्यान सुनना, और हम इसका रिडक्शन कराना चाहते हैं, हम इसका रिडक्शन कराना चाहते हैं। क्यों? ताकि सर ये ऑक्सीजन हट जाए और मेटल बन जाए, ये हमारा काम है। सही बात है। तो साहब इसका रिडक्शन कराने के लिए हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट तो होना चाहिए ना। किससे रिडक्शन कराएंगे? हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट तो होना चाहिए ना भाई, कोई कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा तभी तो यह मेटल ऑक्साइड मेटल में चेंज होगा। तो सर अगर रिडक्शन कराना है तो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो सब वो रिड्यूसिंग एजेंट आएगा कहाँ से, तो सुनो जरा कैसे आएगा। तो आलिंगन डायग्राम ये कहता है, जैसे मान लो कि ये रहा मेरा किसी मेटल, कोई भी ऑक्साइड है, कोई भी, मतलब मैंने CO का भले ले लिया, मैं एक बात कह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये किसी मेटल का ऑक्साइड का ग्राफ है, तो अगर इसका रिडक्शन कराना है तो इसके नीचे वाले ग्राफ के जितने भी आपके ग्राफ है ना, वो सब के सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं। कैसे, जरा समझिए फिर से। जैसे अगर ये ग्राफ आपका CO का है तो इसके नीचे ये ग्राफ और इसके नीचे ये ग्राफ, ये दोनों ही आपके इसको रिड्यूस करने के लिए सफिशिएंट है, इसको रिड्यूस आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो ग्राफ जितना ही नीचे जाएगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अभी मैं इसको एग्जांपल से भी समझाता हूँ, एक बार फिर सुन लीजिए। आलिंगन डायग्राम का सबसे पहला नियम ये है कि ऊपर वाले ग्राफ के मेटल ऑक्साइड को नीचे वाले ग्राफ कोई भी इसको रिड्यूस कर सकता है। लेकिन जैसे प्रश्न है कि सर यहाँ पे दो ग्राफ है, इनमें सबसे अच्छा कौन होगा? इनमें जो सबसे नीचे होगा ना वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहली बात समझ में आ गई, पहली बात सबको समझ में आ गई। मैंने क्या बोला, जैसे मान लो, सपोज मान लो, जरा मेरी बात समझो। जैसे मान लो कि मुझे इस CO को रिड्यूस करना है, तो इस CO के नीचे क्या है, ये भी और ये भी, मतलब ये और ये दोनों इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों इसके लिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब इन दोनों में से अच्छा कौन सा होगा? जो सबसे नीचे। पहले मैं आपको आलिंगन डायग्राम के तीनों पॉइंट बताता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जांपल से कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है। आलिंगन डायग्राम की सबसे पहली लाइन फिर से सुन लीजिए। आलिंगन डायग्राम की सबसे पहली लाइन ये है कि जो भी ग्राफ नीचे की तरफ है वो अपने, जो भी ग्राफ नीचे की तरफ है, जो भी लाइन नीचे की तरफ है, वो अपने ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड को आराम से रिड्यूस कर सकते हैं। सही है। और जो लाइन सबसे नीचे है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग होगा, ये पहली लाइन। ठीक है। आलिंगन डायग्राम की पहली लाइन है। दूसरी लाइन सुनिएगा ध्यान से। दूसरी लाइन ये कहता है ना, जरा इस ग्राफ को देखो जरा सब लोग, हमने 3 ग्राफ आपको बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया। एक ग्राफ और देखिए, ये जिंक वाली ग्राफ, जरा देखिए सब लोग। मैं जिंक वाली ग्राफ को थोड़ा सा ऐसे डार्क कर देता हूँ। देख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो जरा, यहाँ पे जिंक वाली ग्राफ अचानक ये टर्न हो गया। देखो ये जिंक वाली ग्राफ है, सबको देखिएगा जरा।
तो अलिंगन डायग्राम का दूसरा पॉइंट ये कहता है, जरा यहाँ पे देखना, यहाँ इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट को एरो बना जरा देखो, क्या यहाँ पे बिल्कुल शार्प कॉर्नर है? शार्प कॉर्नर है क्या? ये सडनली अचानक मुड़ गया है? सडन जैसे ये ग्राफ ऐसे जा रहा था, अचानक ये मुड़ गया। तो जब भी कभी भी कोई भी सडन और शार्प कॉर्नर आए, कॉर्नर क्या ये कॉर्नर है? ये पॉइंट ये कॉर्नर है, ये वाला पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ ना, इस पॉइंट के नीचे आप टेम्परेचर देखिए, इस लाइन पे टेम्परेचर मिलता है ना, इस लाइन के नीचे टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक जिंक आपके मेटल फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन इस टेम्परेचर पे 1400 केल्विन टेम्परेचर पे यह आपका जिंक अब मेटल में कन्वर्ट हो गया और उसका ग्राफ सडनली मुड़ गया। मेरे कहने मतलब क्या हुआ कि अलिंगन डायग्राम में, दूसरी पॉइंट सुनिएगा, अलिंगन डायग्राम में यदि कोई भी अचानक सडन शार्प टर्न आता है, ये देखो ये शार्प टर्न है आपका, तो इसका मतलब ये होता है कि उस टेम्परेचर पे वह मेटल अब मेल्ट हो चुका है। समझ में आया? अगर कभी भी जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ ऐसे बनाया और ऐसे ग्राफ घुमा दिया, तो इसको बोलेंगे साहब ये सडन, अचानक ये सडन आपका शार्प मतलब देख सकते हो ये कॉर्नर है, ये शार्प कॉर्नर है, कॉर्नर साफ समझते हो ना? यदि आपके घर पे चाकू होगा ना, बहुत ज्यादा नुकीला होगा, तो शार्प बोलते हैं उसको। और मान लो इसके नीचे टेम्परेचर आपका 1000 है, 1000 आप केल्विन है आपका। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि ये कोई मेटल ए है, इसका मतलब ये हुआ कि ए मेटल इस टेम्परेचर पे अब मेल्ट हो चुका है, मतलब यहाँ तक क्या था? सॉलिड था, अब ये क्या हो गया? लिक्विड हो गया। तो अलिंगन डायग्राम का दूसरा पॉइंट सुनो, यदि किसी ग्राफ में सडन शार्प कॉर्नर बनता है, इसका मतलब उस मेटल का फिजिकल स्टेट चेंज हो चुका है। फिजिकल स्टेट चेंज का मतलब पहले वो सॉलिड था, अब उस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो चुका है। इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट उस सडन पॉइंट मतलब 1000 केल्विन होगा। सिंपल है। तो यदि मैं आपको जिंक की बात करूं, जिंक, तो साहब जिंक का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 1400 केल्विन होता है। क्यों? क्योंकि 1400 केल्विन तक जैसे जैसे हम टेम्परेचर देते हैं, ये जो जिंक है ये मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो शुरुआत में सॉलिड का ऐसे कर्व जा रहा था, लेकिन एक निश्चित पॉइंट पे ये मेल्ट हो गया तो ये सीधा चला। तो जरा मुझे एक बात बता दो, अलिंगन डायग्राम की सबसे पहली लाइन क्या है? अलिंगन डायग्राम की सबसे पहली लाइन ये है कि यदि कोई भी ग्राफ, यदि कोई भी मेटल ऑक्साइड ऊपर की तरफ है, तो उसके नीचे वाले ग्राफ इसको रिड्यूस कर सकते हैं। पहली लाइन, जो सबसे नीचे होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये पहली लाइन हो गई। दूसरी पॉइंट क्या है? अलिंगन डायग्राम में यदि कहीं भी आपको शार्प कॉर्नर दिखाई दे, बिल्कुल तीखा, मतलब जैसे ये पेन का देखो जरा, ये नोक देख रहे हो ना, कॉर्नर है, ये शार्प कॉर्नर है, इसको बोलते हैं। तो उस टेम्परेचर को उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और वहां पे उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, मतलब वो मेटल अब मेल्ट हो चुका है। मतलब शुरुआत में यहाँ तक सॉलिड था, लेकिन इस टेम्परेचर के बाद अब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यह अलिंगन डायग्राम की दूसरी बात होती है। अलिंगन डायग्राम की तीसरी बात जरा सब लोग ध्यान से सुनिए। अलिंगन डायग्राम की तीसरी बात सब लोग ध्यान से सुनिए। तीसरी बात, मुझे जरा बताइए 1400 केल्विन में आप जो पहले मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, जरा देखिएगा, ध्यान से लोग देखिएगा सब लोग। तीसरा पॉइंट हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये देखो जरा, पहले मैं आपको जिंक वाली लाइन दिखा देता हूँ। ये जिंक वाली लाइन है, ये रहा, ये जिंक वाली लाइन। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या जिंक वाली लाइन ये हो गया? ठीक है, अब इसके नीचे टेम्परेचर देखिए, जैसा बिल्कुल ध्यान से लोग देखिएगा, इसके नीचे टेम्परेचर कितना है? 1400 केल्विन। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने सीधा। अब मैं 1400 केल्विन के बाद, ये देखो ये बाद वाला सीन है, ये बाद आफ्टर, और इधर वाला 1400 केल्विन के पहले वाला। अब मैं 1400 केल्विन के बाद वाला सीन देखना चाहता हूँ, जरा सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं 1400 केल्विन के बाद वाला सीन देखना चाहता हूँ। मुझे बताओ 1400 केल्विन का केवल ग्राफ यहीं से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। इसके नीचे आपको 3 ग्राफ दिखाई देगा, एक ग्राफ,
2 ग्राफ और ये आपका 3 ग्राफ। फिर से सुन लीजिए, मैं आपको 1400 केल्विन के बाद की लाइन देखना चाहता हूं, बाद की ग्राफ देखना चाहता हूं। मतलब वीकेंड से हम देखना चाहते हैं आफ्टर 1400 केल्विन। तो जैसे हम 1400 केल्विन के बाद देखेंगे तो हमको 3 लाइन दिखाई देंगी। कैसे? बिलो जेडन लाइन, इस ये जो जिंक की लाइन है ना, इसके नीचे 3, 1, ये 2 और ये 3 लाइन दिखाई देंगी। सही बात है, कोई दिक्कत? तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई मेटल का ऑक्साइड है और उसके नीचे कोई भी ग्राफ हो तो उस मेटल के ऑक्साइड को वह रिड्यूस कर सकता है। तो मुझे बताइए, जिंक ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड इसी गैस में है। सर मेरे फोन में चार्जिंग नहीं है, मैं दूसरे फोन से कनेक्ट हो रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, कनेक्ट हो जाए। ध्यान सुनो जरा, देखो अलिंगन डायग्राम बहुत टफ नहीं है। आप शुरुआत में हमारी बातें, मैं आपको बहुत धीमे पढ़ा रहा हूँ, शुरुआत में आप हमारी बातें सुनेंगे ना, मैं फिर कह रहा हूँ अलिंगन डायग्राम बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल है। ध्यान सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला कि 1400 केल्विन के बाद, मतलब मैं इधर की बात कर रहा हूँ, ये 1400 केल्विन की बाद की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या है साहब, इसमें यह है कि 1400 केल्विन के बाद ये जो मेटल का ऑक्साइड है, इसके नीचे 3 लाइन आती है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि यह मेटल ऑक्साइड जो है, यह तीनों लाइन इसको रिड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि अलिंगन डायग्राम की पहली यही बातें थी कि यदि कोई मेटल ऑक्साइड के नीचे जो भी ग्राफ हो, वह ग्राफ उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। और उसकी एक और बात थी कि जो लाइन जितनी नीचे होगी वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसका मतलब मुझे बता दो, इसके नीचे क्या है? CO है, और इसके नीचे क्या है? कार्बन है ना? इसका मतलब CO और कार्बन दोनों इस जिंक ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। सही बात है, क्योंकि जो भी लाइन ऊपर की तरफ होता है उसके नीचे वाले उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसके नीचे आपका CO भी होगा, कार्बन भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपके पास जिंक ऑक्साइड है ना, और इसमें से यदि आपको ऑक्सीजन हटाना है, तो अगर आप CO भी डाल देते हो तब भी काम हो जाएगा, और कार्बन भी डाल देते हो तब भी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलिंगन डायग्राम में जिंक ऑक्साइड के नीचे इन दोनों के ग्राफ आते हैं, और जो भी नीचे ग्राफ होगा वो अपने वाले ऊपर वाले को रिड्यूस आसानी से कर लेगा। क्या हमने आपको ये भी बताया था कि जो भी लाइन नीचे होगा वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा अपने ऊपर वाले लाइन से? इसका मतलब CO और कार्बन दोनों जिंक ऑक्साइड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे प्रश्न ये पूछना चाहता हूं तेजस पटेल, कि हमारे पास ये CO भी है और ये कार्बन भी है, इन दोनों में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, सबसे बेस्ट? लास्ट वाला, कार्बन वाला। कार्बन ना, तो देखो हाँ। क्या लिखा है, कोक कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फॉर जिंक ऑक्साइड। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है, सिंपल है। इसका मतलब ये हुआ कि सर इससे भी रिड्यूसिंग कर सकता है, इससे भी कर सकता है, लेकिन ये बेस्ट होगा सर। बेस्ट मतलब ये फटाक से इसको हटा देगा, जिंक में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ गया? मुझे एक बात बताओ, क्या अलिंगन डायग्राम किसी मेटल ऑक्साइड से ऑक्साइड को हटा के मेटल में कन्वर्ट करता है? कैसे करता है साहब? जो भी मेटल ऑक्साइड का ग्राफ ऊपर है, उसके नीचे वाले ग्राफ उसके ऑक्साइड को हटा सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। लेकिन जो सबसे नीचे है ना, वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? बहुत ही सिंपल कहानी है, कोई टफ नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? जय पटेल समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जय पटेल समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ सर, आ रहा है। शुभम समझ में आ रहा है? शुभम, शुभम सो हाँ गए? सर। ओके नहीं सर, जाग रहा हूँ। ठीक है। नीरज जगह हो कि नहीं जगह हो? हाँ सर, जग रहा। समझ में आ रहा है? बहुत टफ तो नहीं है ना? नहीं हाँ सर। ठीक, अब आगे सुनिए। तो जरा मुझे बता दो, क्या जिंक ऑक्साइड के लिए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? कोक, कोक होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये कि सर हम कैसे याद करेंगे? आपको याद नहीं करना, आपको तो एग्जाम में ये अलिंगन डायग्राम बना के देगा, चिंता ना करें। आपको तो बस ग्राफ देख के ये बता देना है ना कि अच्छा है ये खराब। एनसीईआरटी में आपके ये ग्राफ दिया गया, ये एनसीईआरटी में ये ग्राफ। जरा देखो इस ग्राफ को, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, जरा सब लोग ध्यान से सुनना। मुझे बताओ यहाँ पे कितनी रिएक्शन है? 1 2 3 और 4,
4 रिएक्शन है, सही बात है। और ध्रुवील पटेल, यहाँ गिन के बताओ यहाँ पे कितने ग्राफ बन गए। 4 रिएक्शन है तो ग्राफ कितने दिखाई दे रहे हैं, गिनो तो जल्दी से। धीरज जरा गिनो तो फास्ट। अरे भैया 5 5 है। अब रिएक्शन कितना है? 4 इसका मतलब ये जो नीचे वाली ग्राफ है ना, ये थोड़ा सा गलती हो गया, ये रॉन्ग, इसको ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। इसको ध्यान नहीं देना, क्यों? क्योंकि ये ग्राफ तो सलमान खान ने शुरू किया था ऐसे, तो ये जो ग्राफ है ना इसके लिए है, कंफ्यूज ना हो। और देखो इसमें 3 ग्राफ हम पढ़ चुके, कौन कौन सा? एक तो ये ग्राफ, ये देखो ना, ये ग्राफ हम पढ़ चुके, ये देखो ये ग्राफ, सबसे पहले सलमान खान ऐसे ही करता है ना। उसके बाद दूसरा ग्राफ कौन सा पढ़े थे बताओ? ये ग्राफ, सही बात है। तीसरा ग्राफ कौन सा पढ़े थे साहब? ये ग्राफ। 3 ग्राफ हो गया ना। तो कंफ्यूज ना हो, ये जो ग्राफ है थोड़ा गलती से बन गया, कभी इसके लिए सोचे ना सर ये ग्राफ कार्बन, नहीं भाई, कार्बन का सबसे पहले सलमान खान ऐसे ही तो करता, ये फिर ये बीच में ऐसे लिखता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को? अब समझिएगा, जरा ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस टेम्परेचर को देखो, मैं आपकी Fe की बात करने जा रहा हूँ, Fe आयरन की बात करने जा रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना। इस टेम्परेचर को जरा देखो, इस टेम्परेचर को, मैं इस टेम्परेचर का लाइन खींच देता हूँ, इस टेम्परेचर का मैं लाइन खींच देता हूँ। ये कौन सी लाइन है साहब? ये 1073 मतलब 1073 केल्विन का टेम्परेचर है। अब मैं इसके बात करूंगा, इसके बाद में आफ्टर, इसके बाद में क्या कहानी है, और मैं बात करूंगा सर इसके पहले क्या कहानी। पहले में समझते हैं ना, पहले मतलब ये हुआ कि 1073 के पहले क्या होगा और 1073 के बाद क्या होगा, ये देख लेते हैं साहब, ठीक है। जरा मुझे बताओ, जरा 1073 जरा देखो ध्यान से। पहले मैं इस आयरन के ग्राफ को और डार्क करता हूँ, ये आयरन का ग्राफ, ये आयरन का ग्राफ है, ये रहा ना, देख रहा, ग्राफ है आयरन का, इसको डार्क कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये डार्क कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, जो 1073 है ना, 1073 के पहले देखिए, 1073 के पहले, ये 1073 के पहले देखिए, सबसे पहले 1073 का आपने पहले देखा, 1073 के पहले जरा देखिए ध्यान से, ये रहा 1073 के पहले, ये 1073 के पहले केवल यही लाइन आपको दिखाई देगी, ये लाइन। और ये लाइन किसके लिए है जरा बताओ, किसके लिए? सीओ के लिए। समझ नहीं पा रहे हो यार, एक बार फिर देखो, पहले इसको ध्यान से देख लो, ये ध्यान से देखो लाइन, सही है। और ये लाइन किसका है? Fe। मैं आयरन के बारे में चेक करना चाहता हूँ, आयरन का मतलब ये जो आयरन का ऑक्साइड है, मैं इसको रिड्यूस करना चाहता हूँ। रिड्यूस के लिए मुझे कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, तो वही मैं यूज करूंगा जो उसके नीचे है। जरा मैं आपको 1073 के पहले, जैसे ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ है, इसके पहले मतलब इसके नीचे कौन सा ग्राफ है? यही तो ग्राफ इसके नीचे, ये ग्राफ है किसका जरा बताओ? तो ये ग्राफ, ये रहा सीओ का। इसका मतलब ये हुआ कि 1073 के नीचे कार्बन आपका सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। फिर से सुन लीजिए, आयरन की मेटलर्जी में 1073 टेम्परेचर के नीचे कार्बन आपका अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। देख लो कैसे नहीं है, ये रहा आयरन का मेटलर्जी, और उसके नीचे 1073 के नीचे तो क्या है? सीओ ही तो है। इसका मतलब इसका रिड्यूसिंग आप इसी ग्राफ से कर पाएंगे। हाँ, जो सीओ है ना, जो सीओ मतलब ये आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, किसके लिए? आयरन के मेटलर्जी के लिए, मतलब आयरन के ऑक्साइड के लिए। Fe2O3 Fe3O4 अभी बताऊंगा ये दोनों क्यों है, अभी तो समझाने वाला हूँ। जरा मैंने क्या बोला फिर सुन लीजिए। अलिंगन डायग्राम से हमें ये पता चला कि यदि आपको आयरन के ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट करना है और टेम्परेचर यदि आपका 1073 के कम है, मतलब 1000 है, 500 है, 800 है, 900 है, तो यदि आपने कार्बन लिया बच्चों, तो कार्बन आपका अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, आपका अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आपका सीओ होगा। देखो इस बात को समझने के 2 तरीके, या तो आप इसको याद कर लो क्योंकि ये पेपर में कई बार आ चुका है, और या तो आप अलिंगन डायग्राम से साफ साफ देख लो। याद तो करना ही पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? कि आयरन के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए आपका सीओ 1073 टेम्परेचर के पहले यूज किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि 1073 के पहले
आपका कोक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। CO उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड आपका अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि अलिंगन डायग्राम में ये Fe का कर्व है और Fe के जस्ट नीचे आपका जो कर्व जाता है ये CO का होता है। CO ही इस Fe के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि अलिंगन डायग्राम का ये नियम है कि ऊपर वाले ग्राफ को नीचे वाले लाइन ही रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे करता है सुनिए। अच्छा सर, ये Fe2O3 Fe3O4 क्या है? अभी मैं आयरन की मेटलर्जी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन की मेटलर्जी में Fe2O3 और Fe3O4 यह दोनों आपके मेन और होते हैं। इन दोनों को लेकर हम अपना काम शुरू करेंगे। दोनों होते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दोनों होते हैं। इसलिए यहाँ पे दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमने क्या किया, इसमें CO डाल दिया। CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये CO क्या करेगा, इस मेटल को अलग कर देगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा। देखो मेटल अलग हो गया ना, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो किसी मेटल ऑक्साइड को मेटल को अलग करना है तो हमें अलिंगन डायग्राम का यूज करना पड़ेगा, और उसमें कुछ बातें याद तो रखना ही है। कौन सी बात है कि आयरन के मेटलर्जी में 1073 टेम्परेचर के नीचे कार्बन आप यूज नहीं करेंगे, आप CO ही यूज करेंगे। सिंपल है। अगर आगे देखिए, आगे क्या है साहब कि साहब 1073 के बाद क्या है। तो यदि आपने 1073 के बाद चेक किया तब उस समय आपका CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा। कौन सा होगा? कार्बन आपका बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। किसके लिए? आयरन ऑक्साइड के लिए। अभी मैं ग्राफ में दिखा भी देता हूँ, अभी ग्राफ में दिखा देता हूँ। पहले देखिए, ये आयरन का ऑक्साइड है और टेम्परेचर आपने 1073 से ऊपर रखा, तब अब आप कार्बन मोनोऑक्साइड यूज नहीं करेंगे, अब आप कोक यूज करेंगे। और कोक क्या करेगा, इस मेटल को आपको अलग कर देगा और साथ में CO2 बना लेगा। देखा ना, मेटल ऑक्साइड से मेटल को अलग करना अलिंगन डायग्राम, लेकिन टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है। यदि टेम्परेचर 1073 से ज्यादा है तो कोक कार्बन यूज करेंगे, यदि कम है तो आपका CO यूज करेंगे। जरा सब लोग इसको ग्राफ में एक बार फिर देख लो, ग्राफ में ही समझा देता हूँ। आप जरा ग्राफ में समझो, मैं आपको ग्राफ में समझा देता हूँ, जरा ग्राफ में समझिए। पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं। देखिए जरा एक बार फिर समझिए, मैं आपको समझा देता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों 1073 टेम्परेचर के बाद की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल समझ, ध्यान सुनिएगा, 1073 के बाद की बात कर रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ ये नीचे वाले ग्राफ गलती से प्लॉट हो चुका है। बात कर रहा हूँ बाद मतलब मैं इधर देखने वाला, आप सभी इधर देखिए। क्या ये ग्राफ ये है? अब इसके इधर कितने ग्राफ है सर? 3 ग्राफ है, 1 2 और ये 3। जरा एक बार फिर देखो, ये आपके आयरन का ग्राफ ये है ना, इसके नीचे ये भी ग्राफ है। हाँ, ये आयरन का ग्राफ है। 1073 के बाद कर रहा हूं मैं। 1073 के बाद आपको कितने ग्राफ मिलेंगे? 1 2 और 3। सबसे नीचे कौन सा है सर? सबसे नीचे कार्बन है। मैंने आपको क्या बताया था, जो सबसे नीचे होगा वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मुझे बताओ क्या है? कार्बन है कि नहीं है? कार्बन है ना। तो 1073 के बाद इसको रिड्यूस करने के लिए कार्बन यूज करेंगे, 1073 के पहले इसको रिड्यूस करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज करेंगे। एक बात और सुन लीजिए, अगर आपके कोई मन में प्रश्न आएगा सर क्या 1073 के बाद CO यूज करेंगे तो रिड्यूस नहीं होगा? होगा साहब, होगा, क्योंकि ग्राफ उसके नीचे ही तो है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि बेटर रिड्यूसिंग एजेंट क्या? बेटर, बेटर मतलब जो सबसे नीचे है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। जरा फिर से मेरी बात सुनिए, किसी भी मेटल ऑक्साइड को यदि आपको मेटल में चेंज करना है तो आपको यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। सही है। उसके लिए आप अलिंगन डायग्राम देखिए। अलिंगन डायग्राम ये कहता है कि यदि कोई भी मेटल का ऑक्साइड का ग्राफ ऊपर की तरफ है तो उसके नीचे वाले ग्राफ उस मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं। यह अलिंगन डायग्राम की पहली लाइन है, और जो सबसे नीचे है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन ये कहता है कि यदि कोई ग्राफ ऐसे बन रहा हो, सडन इसमें सडन अचानक इसमें कॉर्नर आ गया, अचानक अगर किसी ग्राफ में अचानक से कॉर्नर आ गया ना साहब, तो वह उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मतलब उसमें फेज चेंज हो रहा है। फेज मतलब वो मेटल अब मेल्ट हो चुका है। सिंपल सी बात है। तो ये अलिंगन डायग्राम मैंने आपको सिखा दिया कि अलिंगन डायग्राम क्या होता है, अलिंगन डायग्राम की क्या क्या खास बातें हैं। अलिंगन डायग्राम इसके बाद आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे तो आपको अलिंगन डायग्राम की सभी बातें समझ में आएंगी। अब हमें अलिंगन डायग्राम में क्या याद रखनी है?
हमें आलिंगन डायग्राम में सबसे बात याद रखनी है कि 1073 टेम्परेचर के नीचे आपका CO अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है आयरन की मेटलर्जी में। 1073 के बाद आपका कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है आयरन की मेटलर्जी में। हमें ये याद रखना है, बस हमें ये बात जरूर याद रखना क्योंकि ये पेपर में कई बार आ चुका है। मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करना आलिंगन डायग्राम होता है। बात खत्म। अब आलिंगन डायग्राम से क्वेश्चन केवल एक ही बार पूछा इसलिए मैंने उसको पूरा बताया, फिर भी आप एनसीईआरटी बुक से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बात नंबर 2, अगर आपको आलिंगन डायग्राम नहीं जानना तो दूसरा एक और तरीका क्या कि यदि आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड है, अगर आप उसको मेटल में चेंज करना चाहते हैं तो उसको रिडक्शन कराना पड़ेगा। तो उसके रिडक्शन के 4 मेथड है। 4 मेथड सब लोग सुनिएगा। 4 मेथड कौन कौन सा है मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जरा ध्यान सुनिए। हमारे पास मेटल ऑक्साइड है और हम इसको मेटल में चेंज करना चाहते हैं। हमारे पास यही टेक्निक चल रहा है। स्टेप नंबर 3, हमें इस ऑक्सीजन को हटाना है, हम इसके लिए हमें रिडक्शन करना है। रिडक्शन करना, तो रिडक्शन का एक प्रोसेस आलिंगन डायग्राम समाप्त हो चुका, मैं दूसरा सिखाने जा रहा हूँ। तो यदि किसी मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करना है या रिडक्शन करना है तो आपके पास 4 मेथड है, 4 तरीके हैं। क्या? पहला तरीका ऐसा है कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जिनको केवल हीट कर दो ना, केवल हीट कर दो। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जिनको आप केवल हीट कर दीजिए, कुछ भी मत मिलाइए, वो डायरेक्ट आपके मेटल में चेंज हो जाते हैं। और ऐसी मेटलर्जी को पायरो मेटलर्जी कहते हैं। पायरो का मतलब होता है, पायरो का मतलब होता है हीट करना। पायरो का मतलब होता है हीट करना। हीट करने से यदि कोई मेटल ऑक्साइड मेटल में चेंज हो जाता है उसे पायरो मेटलर्जी कहते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा किसको हीट करना है? अभी बताते हैं। ये आपको मैंने रिएक्टिविटी सीरीज बताया था ना, याद है? तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे है ना साहब, उसके ऑक्साइड को आपको कुछ नहीं करना, केवल आप टेम्परेचर दे दीजिए, अपने आप अलग हो जाएगी। पहली मेटलर्जी। तो रिडक्शन के 4 प्रोसेस। पहला प्रोसेस क्या है कि आप केवल हीट कर दे, काम खत्म। दूसरा प्रोसेस ये है ना, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे, जैसे आयरन की बात कर लें, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे है ना जिनमें कोक मिलाते। कोक, कोक मतलब कार्बन। जैसे कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जिनको केवल केवल ओनली हीट कर दो, केवल हीट कर दो तो मेटल अलग और ऑक्साइड अलग, ये काम खत्म। साहब इसको क्या बोलते हैं? इसको पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। कैसे पता चलेगा? अभी मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज में बता दूंगा कि देखो यहाँ से केवल हीट करना रहता है, ठीक है। कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जिनको रिड्यूस करने के लिए आपको कार्बन का यूज करना पड़ता है। कौन से है अभी बताऊंगा। तो ये क्या करता है, इस मेटल को अलग कर देता है, कार्बन CO या CO2 बना लेता है, कुछ भी बना लेता है। साहब ये जो दूसरा प्रोसेस है ना, इसको स्मेल्टिंग के नाम से जाना जाता है। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग। फिर से सुन लो, अगर मैंने आपसे पूछा स्मेल्टिंग किसे कहते हैं, यदि हमने आपसे पूछा स्मेल्टिंग किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सर मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए यदि रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन लिया जाए उसे स्मेल्टिंग कहते हैं। फिर से बताओ मुझे एक बार, नीरो, स्मेल्टिंग किसे कहते हैं? नीरो, स्मेल्टिंग क्या है? सर वो मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करके जो मेटल बनाते हैं उसमें कोक के साथ जो रिएक्शन करते हैं उसे स्मेल्टिंग कहते हैं। स्मेल्टिंग कहते हैं। बहुत बढ़िया। देखो फिर से सुन लो, यदि आप रिडक्शन कोक की सहायता से करते हैं, कार्बन की सहायता से करते हैं, तो उस मेटलर्जी को स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार चिल्ला रहा हूँ क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? स्मेल्टिंग ऑफ आयरन आपने सुना होगा। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन सुना है कि नहीं सुना है? स्मेल्टिंग ऑफ आयरन का मतलब आयरन के ऑक्साइड में कोक मिलाते हैं। जब भी कभी भी किसी चीज में कोक मिलाया जाए तो उस मेटलर्जी को स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग कहते हैं। और यदि कोई भी मेटल ऑक्साइड है जिसमें केवल हीट करो, केवल हीट, केवल हीट, तो साहब इसको पायरोमेटलर्जी कहते हैं। सही बात है, 2 तरीका समझ में आ गया। तीसरा सुनो, आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड है, सही है ना, आप इसको किस में बदलना चाहते हैं? मेटल में। तो सर क्या करें? आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मिला दो, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जैसे क्रोमियम मिला दो, मैग्नीज मिला दो, टाइटेनियम मिला दो, कोई भी, मतलब कोई भी मिला दो, एमजी मिला दो। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव समझते हैं ना, कोई मेटल जिससे प्लस आ जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो यदि किसी मेटल ऑक्साइड में कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मिला दे
और उसके कारण रिडक्शन हो, किसी को स्टेप नंबर, मतलब इसको तीसरा प्रोसेस कहता है कि ये भी प्रोसेस से हम किसी मेटल ऑक्साइड को रिडक्शन कर सकते हैं। चौथा प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक समझते हैं ना, एक सॉल्यूशन लो, इसमें एनोड लगाओ, कैथोड लगाओ, एक सॉल्यूशन बना दो, फिर एनोड पे कुछ और जाएगा, कैथोड पे कुछ और जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट से इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराना। तो इसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन सा है? पायरोमेटलर्जी और स्मेल्टिंग, और ये तीसरा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे रिक्वेस्ट है ध्यान से सुनना, सब लोग सुनिए। पहला, जरा मुझे बात ध्यान सुनिए, ये नीचे वाला ध्यान से सुनना, ये नीचे वाला क्या, ये नीचे वाला है तो मैं लिख देता हूँ बॉटम। बॉटम मतलब नीचे, बॉटम मतलब नीचे। जब कभी भी इनके ऑक्साइड, जब कभी इनके ऑक्साइड को मेटल में चेंज करना हो बच्चों, तो केवल हीट किया जाता, केवल हीट। इसी को बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। मतलब सिल्वर का ऑक्साइड ले लो, कुछ भी मत करो, केवल हीट कर दो। गोल्ड का ऑक्साइड ले लो, कुछ भी मत कर, केवल हीट कर दो। प्लेटिनम का ऑक्साइड ले लो, कुछ भी मत कर, हीट कर दो। एक और आता है Hg यहाँ छूट गया है, एनसीईआरटी में नहीं था इसलिए छूट गया है। आपको अगर मरकरी बनाना है ना, तो मरकरी का ऑक्साइड लो, केवल हीट कर दो, कुछ भी मत मिलाओ। तो साहब इसी को बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी मतलब कि यदि नीचे वाले ऑक्साइड को उसके मेटल में चेंज करना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल हीट करना ही पड़ेगा, केवल हीट। और इसी को बोलते हैं पायरोमेटलर्जी, मतलब रिडक्शन बाई ओनली हीट। ठीक है यहाँ तक? अब इसके बाद सुनो बच्चों, इसके बाद सुनिएगा ध्यान से, यहां से लेके यहां तक कॉपर तक, यहां से लेके यहां तक कॉपर तक सबकी बात कर रहा हूं मैं। यदि इनका ऑक्साइड है आपके पास, इनका ऑक्साइड है, आप इसका रिडक्शन कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं? रिडक्शन कराना चाहते हैं। क्या करो? कोक मिला दो, कोक मतलब कार्बन मिला दो बस। मतलब जिंक ऑक्साइड है, आयरन का है, निकल का है, टीन का है, लेड का है, कॉपर का है, इन सभी की मेटलर्जी में इनके ऑक्साइड को मेटल में बदलने के लिए बच्चों केवल और केवल आपको कोक मिलाना पड़ेगा, और इससे ये मेटल बदल जाएगा। इसी को स्मेल्टिंग कहते हैं, स्मेल्टिंग। समझ में आ गया? और ऊपर वाले की मेटलर्जी हमेशा इलेक्ट्रिक मेटलर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। मतलब अभी जो बताया था ना, जैसे एल्युमिनियम की मेटलर्जी अगर आपको करनी है ना, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है ना Al2O3, इसमें ऑक्साइड हटाना है ना, तो आपको अभी जो थर्ड स्टेप बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कराना पड़ेगा। सिंपल है। तो मुझे बता दो, टॉप वाले क्या कराना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। बीच वाले क्या कराना पड़ेगा? स्मेल्टिंग। सबसे नीचे वाले क्या कराना पड़ेगा? पायरोमेटलर्जी। सिंपल है। नीचे वाला पायरो, बीच वाला स्मेल्टिंग, पहला वाला इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब कैसे याद करेंगे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा, आई नेवर टुडे लाइक हर, कॉल स्मॉट गोट पुअर। मतलब पहला सब लेना आपको, PSPMA, आपको 3 से 4 बार बोलना है। ये एक्टिविटी सीरीज सामने रखना है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा, कृपया मुझे क्यूट जेब्रा बोलना बंद करें। तो सामने वाला क्या बोलेगा? आई नेवर टुडे कॉल हर लाइक गोट पुअर, मैं तुम्हें लाइक गोट पुअर बोलना कभी नहीं चाहता हूँ। एक बार फिर सुनिए, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा, ये पहली लाइन है। आई नेवर टुडे लाइक हर, कॉल स्मॉट गोट पुअर। ठीक है, तो आप इसको 3 से 4 बार बोलेंगे और सामने दीवार पे पेस्ट कर लेंगे, तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, जब देख लो कि टॉप टू बॉटम आने पे ये जो ऊपर वाला है ना, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे वाला कम रिएक्टिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी नीचे वाला आ जाए, कभी नीचे वाला आ जाए। मान लो कभी जैसे कॉपर सल्फेट आ गया, मान लो कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट है, और ऊपर में से कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो। मान लो आपने क्या ले लिया? सोडियम। अब सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों? क्योंकि सीरीज में सबसे ऊपर है। तो सोडियम क्या करेगा? इस कॉपर को हटा देगा, हटो साहब, और खुद सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा और कॉपर को बाहर कर देगा NO2SO को। सही बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव होते हैं नीचे वाले से। तो ऊपर वाले क्या करते हैं ना, नीचे वाले के सोल्यूशन से नीचे वाले को हटा देते हैं और खुद सोल्यूशन में बैठ जाते हैं। सिंपल है।
क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ये कहता है कि ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले से। तो जब कभी भी, जैसे मान लो कभी आपको आयरन का सल्फेट मिल जाए FeSO4, तो मान लो FeSO4 का सोल्यूशन है, बेचारा बहुत सुखी है, बहुत खुश है, लेकिन आपने ऊपर में कुछ भी ले लो, Mg ले लो, Mg आपने डाल दिया, Mg क्या करेगा, इसको हटा देगा, सब हटो, हम ज्यादा रिएक्टिव है, अब इसके साथ Mg रहना शुरू कर देगा और बेचारा Fe को बाहर कर देगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले हमेशा नीचे वाले के सोल्यूशन में नीचे वाले को रिप्लेस कर देते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बताया जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो 12th में चल भी रहा हो, कोई पढ़ा भी रहा हो, कर काट की बातें करते हैं। देखो जरा, रिएक्टिविटी सीरीज की खास बात क्या है कि जो भी मेटल टॉप पे होते हैं, टॉप पे सीरीज में, वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। पोटेशियम टॉप पे है तो वो क्या करेगा, FeSO4, मान लो आपने FeSO4 का सोल्यूशन बना लिया, ये FeSO4 है, अब इसमें पोटेशियम डाल दो, पोटेशियम क्या करेगा ना, इसको हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, खुद बना, देखो खुद सोल्यूशन में आ गया, Fe बाहर कर लिया। भाई पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए पोटेशियम ने क्या किया, आयरन को रिप्लेस करके सोल्यूशन में रिप्लेस कर लिया। सही बात है। दूसरा देख लो, मान लो आपके पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, आपने सोडियम डाल दिया, सोडियम तो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है ना, तो सोडियम क्या करेगा, इसको हटा देगा, अब खुद रिएक्शन कर लेगा। हाँ, लेकिन यदि आपने ऐसा रिएक्शन कराया ना कि सर मेरे पास ये रिएक्शन है, अब इसमें कॉपर डालो, वो रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही रिएक्शन करने के लिए आएगा, साहब ये खुद ज्यादा रिएक्टिव है, इसको वैसे भगा देगा। समझ नहीं पा रहे हो यार? भाई आपके पास सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन था, तो कॉपर इस सोडियम को तभी रिप्लेस कर पाएगा ना जब वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्लियर है? तो किसी के सॉल्यूशन से यदि ऊपर वाला मेटल आप कोई भी यूज करेंगे, वो तब रिप्लेस कर पाएगा जब वो ऊपर, क्यों ऊपर होगा तो उसकी रिएक्टिविटी सीरीज ज्यादा होगी तो उसको हटा देगा। लेकिन नीचे वाले रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नीचे वाले रिएक्शन अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं तो संभव नहीं है। यदि मैं अब पोटेशियम यहाँ कर दूं, Fe इधर कर दूं, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ना Fe पोटेशियम को नहीं हटा पाए। चलिए बात करते हैं सबसे पहला पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी रिडक्शन का प्रोसेस है जिसको केवल और केवल हीट से करते हैं। और हीट से मतलब कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी नीचे की तरफ होगा उसको केवल और केवल अगर आपने हीट कर दिया तो उसी को पायरोमेटलर्जी कहते हैं। नीचे क्या क्या है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी, सब मैं वही बताया, मैंने मरकरी बता दिया, मरकरी है। इन तीनों को केवल मेटल में चेंज करना है, ऑक्सीजन को बाहर करना है, मतलब रिडक्शन करना है, तो केवल हीट करना पड़ेगा। देख लो ना, ओनली हीट, ओनली हीट। आप देख लीजिए कितना सिंपल है ना, केवल हीट करना। मतलब क्या हुआ, मतलब मान लो कि कोई सिल्वर की मेटलर्जी पढ़ रहा, और सिल्वर की मेटलर्जी पढ़ते पढ़ते पहला मेटलर्जी क्या करेगा, उसको ओर में कन्वर्ट कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया। कंसंट्रेट मतलब लीचिंग प्रोसेस से करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रिपल ए ना, ट्रिपल ए में लीचिंग प्रोसेस होता है। दूसरा क्या करेगा, इस ओर को ऑक्साइड में चेंज कर लेगा, कर लिया, ओर को ऑक्साइड में चेंज कर लिया। अब इस ऑक्साइड में से इस ऑक्साइड को हटाना है तो क्या करेगा, रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन कराएगा, पायरोमेटलर्जी कराएगा। क्यों? क्योंकि यह सिल्वर का ऑक्साइड है, सिल्वर का ऑक्साइड हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे पाया जाता है और उसके लिए कुछ नहीं करना होता, केवल हीट करना पड़ता है। और ये रहा आपका मेटल, मेटल अलग हो गया। अब लास्ट प्रोसेस क्या है, रिफाइनिंग कर दो साहब, रिफाइनिंग कर दो। रिफाइनिंग कर दोगे तो अपना आप समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तीरथ पटेल समझ में आ रहा? तीरथ पटेल, हाँ सर। निशाद पटेल समझ में आ रहा? शुभम, शुभम समझ में आ रहा? शुभम, हाँ जी सर। सबको समझ में आ रहा? अनवी, आपको समझ में आ रहा? क्लास में है आप? क्लास में नहीं है? हेलो अनवी पटेल, क्या क्लास में है? क्लास में नहीं है? हाँ सर। हाँ तो कहाँ थी आप, मेरी आवाज नहीं जा रही थी क्या? वो कॉल आया था सर इसलिए। हाँ तो कृपया बिजी रहिए, इधर रहिए, थोड़ा सा ध्यान सुन लीजिए, है ना। संध्या, क्या आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? संध्या, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। मीत पटेल समझ में आ रहा है? मीत पटेल, हाँ सर। ओके ठीक। तो आगे बात करते हैं, जरा ध्यान सुनिए। तो पायरोमेटलर्जी का काम खत्म। पायरोमेटलर्जी सब जो बॉटम वाले नीचे वाले हैं उनमें केवल हीट करना। अब स्मेल्टिंग की बात करते हैं। स्मेल्टिंग मैंने क्या बोला था, आर्यन, आर्यन दर्जी, स्मेल्टिंग क्या बोला था जरा बताओ तो। स्मेल्टिंग क्या बोला था, स्मेल्टिंग किसे कहते हैं?
बोलो। कॉल कॉल को रिएक्शन करना, मेटल ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्शन करना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जरा मुझे बताओ, क्या ये सब के सब मेटल ऑक्साइड है? सब के सब? क्या मैं इनको मेटल में बदलना चाहता हूँ? कैसे होगा? मैं इनके ऑक्सीजन को हटाना चाहता हूँ तो क्या करूँ? किसके साथ रिएक्शन करा दूँ? कार्बन के साथ। और इसी क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग। और सर ने बताया है, क्या बताया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके कॉपर भी ले लो, कॉपर भी ले लो। वैसे कॉपर तो नीचे आना चाहिए, लेकिन कॉपर भी ले लो क्योंकि कॉपर भी स्मेल्टिंग के प्रोसेस जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब बीच वाला, मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी बीच में है, मिडिल वाले हैं, उनके ऑक्साइड में केवल आप कोक मिला दे, कार्बन मिला दे ना, तो वो मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, इसको स्मेल्टिंग कहते हैं। देख लो जरा, जिंक ऑक्साइड है, फीक ऑक्साइड है, निकल का ऑक्साइड है, टीन का ऑक्साइड है, लेड का ऑक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड है, क्या सभी का केवल स्मेल्टिंग करा रहा है? देखो कितना सिंपल है भाई साहब। नीचे वाला पायरोमेटलर्जी, बीच वाला स्मेल्टिंग, ये वाला इलेक्ट्रो रिडक्शन। अब जरा काम की बातें करते हैं। जरा मुझे बता दो, क्या हमने 3 प्रोसेस बताया था? 3 प्रोसेस कौन कौन सा? एक बार बता दो 3 प्रोसेस कौन सा है? पहले हीट करना, पायरोमेटलर्जी, दूसरा स्मेल्टिंग, दोनों समझ में आ गया। तीसरा क्या है कि यदि आपको मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करना है तो हमारे पास एक और मेथड है, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। यदि हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यूज किया तब भी ये काम हो सकता है। तो जैसे जैसे मेटल आएगा वैसे वैसे हम अपना काम करेंगे। पहले मैं ये बंद कर दूं, बाहर से आवाज आए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। चलो सुनिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक सुनने के लिए सबको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप शॉर्ट ट्रिक सीख पाएंगे। सर ये शॉर्ट ट्रिक क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले याद करो थर्माइट प्रोसेस और क्रॉल प्रोसेस। यह दोनों प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर में आ चुका है और पता नहीं चलता कि इसका यूज कहाँ करें, मतलब याद कैसे करें। और याद भी हो जाता है तो पेपर में जाते भूल जाता है। सही बात है। तो मैं पहले आपको फिर याद करा दूं, थर्माइट प्रोसेस और क्रॉल प्रोसेस का यूज, इन दोनों प्रोसेस का यूज किसी मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज करने के लिए किया जाता है, जो कि स्टेप नंबर 3 है और जिसको रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। सही बात है। सर क्या करते हैं? कुछ नहीं करते साहब, इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मिला देते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या करता है? इस ऑक्सीजन को बाहर करके मेटल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है यहाँ तक? सर इसके कितने प्रोसेस है? 2 प्रोसेस, एक तो है थर्माइट और एक है क्रॉल प्रोसेस। फिर से सुन लो, थर्माइट प्रोसेस और क्रॉल प्रोसेस रिडक्शन का तीसरा मेथड है, जिसमें कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मिलाते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड को हटा के मेटल में कन्वर्ट कर देता है। मतलब यह भी रिडक्शन का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट। पायरोमेटलर्जी, स्मेल्टिंग और थर्माइट रिडक्शन और क्रॉल प्रोसेस। सही है। अब मैं बताता हूँ, जरा देखो टीएमसी। अगर आप न्यूज देखते होंगे तो पश्चिम बंगाल में एक पार्टी है जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी वहां की चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री है। तीर्थ पटेल, क्या आपको ये नॉलेज है इतना? थोड़ा घना है सर। अरे इतना तो पता है ना, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? पता है ना? धवल नहीं पता? मैं कौन सी दुनिया में रहता है, कम से कम स्टेट के मुख्यमंत्री तो जाना कर यार। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। पश्चिम बंगाल जानता है ना, ऐसा कुछ जैसे जैसे तो गुजरात है, यूपी है, ऐसे एक पश्चिम बंगाल पाया जाता है। सही है। वेस्ट बंगाल बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में वैसे ही इंसान पाया जाता है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। जैसे आप बीजेपी है, कांग्रेस है, कई प्रकार की पार्टी है। तो साहब वहाँ की जो सबसे फेमस पार्टी है उसको बोलते हैं टीएमसी। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, अपने गार्जियन से पूछिएगा, इसको बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस। और इसकी जो चीफ मुख्यमंत्री है वो एक लेडीज है, एक महिला है, बहुत ही दमदार है। इसका नाम है ममता बनर्जी। क्या नाम है? ममता बनर्जी। तो तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की पार्टी है और वहां की चीफ मिनिस्टर है। ठीक है यहाँ तक? अब सर ये क्यों बताने जा रहा है? मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनो।
आपको पता है ना, जिसको देखो वो नेता ही है। आजकल आपको पता है ना, जिसको देखो वो पोस्टर लगवा देता है ना। आपने देखा होगा, आपके गली मोहल्ले में देखो, युवा नेता, युवा नेता, हाँ, समाज के कर्म प्रत्याशी, युवा नेता। कभी आप देखिएगा, दिवाली आएगा, होली आएगा, तो देखना जरूर आपके आसपास गांव के जितने लोग हैं ना, वो क्या करेंगे, बैनर लगवा देंगे। क्यों? बैनर लगवाने 5,000 लगता है, थोड़ा सा अच्छी फीलिंग आती है रोड रोड पे बैनर। अच्छा, आपने देखा हो ना, ये तो इतना फील है ना कि आपके आसपास के गांव के जो लोग आपके साथ घूमते थे वो नेता बन चुके। नेता मतलब अगर कुछ भी आएगा तो हार्दिक शुभकामनाएं के लिए एक बैनर लगा देंगे, 3-4 बैनर लगा देंगे, थोड़ा सा फीलिंग अच्छी है। अब होता क्या, उस बैनर में कोई किसी का आंख नोचेगा, किसी का कान नोचेगा, है ना। अब देखिएगा कभी बैनर में क्या होगा। तो होता क्या ना कि जो युवा लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है ना, जो बेरोजगार है, मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि जो 24 साल के युवा हैं, 24 साल के, और जो 25 साल के जो युवा हैं वो बेरोजगार है। बेरोजगार मतलब उनके पास कोई काम तो है नहीं, तो क्या करते हैं, वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। पार्टी मतलब युवा नेता अपने आप को बोलना शुरू कर देते हैं। और जो 24 और 25 साल के जो युवा है ना, उनके पास बहुत ही गर्म खून होगा, मतलब वो बहुत ही गर्म खून के होंगे, मतलब वो थर्मल, मतलब थर्माइट होंगे। थर्मल मतलब उनके पास बहुत ही गर्म खून होगा। सही बात है। 24-25 साल में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 24 एटॉमिक नंबर होता है क्रोमियम का और 25 होता है मैन का। वो समझ में आ रहा है? फिर से सुन लीजिए, 24-25 साल के जितने युवा हैं वो सबके सब नेता हैं, आपके आसपास जानते ही होंगे। और वो युवा है, इसका मतलब उनका खून भी बहुत गर्म होगा, मतलब बहुत ही थर्मल होगा। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा कि क्रोमियम 24 साल, कॉपर, इनका कभी भी ऑक्साइड आ जाए तो आपका उसकी रिडक्शन आपको एल्युमिनियम से कराना है, क्योंकि इस साल के युवा बहुत ही गर्म खून के होते हैं, मतलब जिसको थर्माइट रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। सर जरा एक बार फिर समझो जरा एक बार फिर से। थर्माइट रिडक्शन, कितने साल के बच्चे? 24 साल के और 25 साल के। देखो जरा, 24 साल के ऑक्साइड और 25 साल के ऑक्साइड। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ना, मैंने क्या बोला था, जब कभी मेटल ऑक्साइड में इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मिलाया जाए तो वो मेटल अलग हो जाता है। इसी को तो बोलते हैं स्टेप नंबर 3। तो जब कभी भी एल्युमिनियम से Mn और क्रोमियम के ऑक्साइड को अलग किया जाए तो उसी को थर्माइट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। उसी को थर्माइट रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। सही बात है। तो जरा मुझे बता दो, 24 साल के और 25 साल के युवा, मतलब क्रोमियम का ऑक्साइड और Mn का ऑक्साइड, ये गर्म खून के होते हैं, मतलब थर्माइट प्रोसेस है। इनका रिडक्शन किससे कराते हैं? एल्युमिनियम से। देखो जरा, तो रिडक्शन बाय एल्युमिनियम, थर्माइट प्रोसेस में एल्युमिनियम से रिडक्शन कराया जाता है। किसका कराया जाता है? क्रोमियम मेटल का और मैग्नीशियम मेटल के ऑक्साइड का। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि थर्माइट प्रोसेस में किस मेटल का रिडक्शन होता है, तो 24 और 25 साल याद रखिएगा। थर्माइट प्रोसेस में गर्म खून, थर्मल, और किससे किया जाता है? एल्युमिनियम से किया जाता है। प्रश्न ये है, सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने ये टीएमसी क्यों लिख दिया, तृणमूल कांग्रेस? इसका क्या मतलब है? ध्यान सुनिए, टीएमसी, टी मतलब होता है टाइटेनियम, 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 सही है। एम मतलब होता है एमजी, मैग्नीशियम, और सी मतलब होता है क्रॉल प्रोसेस, क्रॉल प्रोसेस, क्रॉल प्रोसेस। मतलब जब कभी भी टाइटेनियम का कोई भी कंपाउंड आएगा और यदि आप उसका रिडक्शन Mg से कराते हैं तो इसी को तो क्रॉल प्रोसेस कहते हैं। सिंपल है। तो जरा बता दो, थर्माइट प्रोसेस, क्रॉल प्रोसेस क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के लिए यूज किया जाता है? कौन कौन सा? एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम में थर्माइट है और मैग्नीशियम में क्रॉल प्रोसेस है। कैसे जरा देखो, ये रहा आपका रिडक्शन, किससे? मैग्नीशियम से। नाम क्या है? क्रॉल प्रोसेस, टीएमसी। टी देखो, टी टाइटेनियम का कंपाउंड, एम मैग्नीशियम से करा रहे हैं, टी एम, और प्रोसेस का नाम क्या है? सी, क्रॉल प्रोसेस। तो जब कभी टाइटेनियम का कंपाउंड आएगा, टाइटेनियम के ऑक्साइड, अच्छा कोई पूछे सर ये टाइटेनियम क्लोराइड है, चिंता ना करें, क्लोराइड है तो ऑक्साइड में बदलने कोई टेंशन नहीं है। तो जब कभी टाइटेनियम का ऑक्साइड आ जाएगा, उसको मेटल में कन्वर्ट करना है तो आपको Mg यूज करना पड़ेगा, और इसी प्रोसेस को क्रॉल प्रोसेस के नाम से जानते हैं। सिंपल है। तो जरा मुझे एक बात बता दो, क्या हमें स्टेप नंबर 3 अच्छे समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 सभी को अच्छे समझ में आ गया, क्लियर है? अब बच्चों ऐसा है
मैं आपको केवल और केवल 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ। 8:36 हो चुका है। ये मान के